हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी और मिडिल लेवल स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं। बिजनेस लेवल और मिडिल लेवल स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे एक मॉडल के बारे में दैट इज़ माइकल पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, इट इज़ कंपटीशन मॉडल जो सिंपली ये बताता है कि किसी भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे प्रेशर्स होते हैं, ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एक फर्म को या इंडस्ट्री के कंपटीशन के लेवल को इफेक्टेड करते हैं। तो ये मॉडल क्या बताता है, माइकल पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? दिस मॉडल सेज दैट द स्टेट ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री इज़ अ कंपोजिट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स ऑपरेटिंग इन 5 एरियाज ऑफ ओवरऑल मार्केट। यानी जो इंडस्ट्री में कंपटीशन का लेवल है, ठीक है, एक फर्म को किस तरह का कंपटीशन फेस करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? 5 एरियाज ऑफ ओवरऑल मार्केट पर। तो इसलिए इस मॉडल को 5 फोर्स मॉडल बोलते हैं। दैट मीन्स देयर आर 5 फोर्सेस। तो अकॉर्डिंग टू पॉटर दीज आर द 5 फोर्सेस। इस तरीके से हम माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल बना सकते हैं। कौन कौन से 5 फोर्सेस हैं, इसको याद रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं RBSES। ठीक है, RBSES से आप इसको याद कर सकते हैं। फर्स्ट एरिया, फर्स्ट फोर्स इज न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, न्यू एंट्रेंट। न्यू एंट्रेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग फर्म को हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि मार्केट में, इंडस्ट्री में कोई भी नई फर्म एंटर होगी, और जब कोई नई फर्म मार्केट में एंटर होती है तो आपसे मार्केट शेयर करती है, आपसे कस्टमर्स शेयर कर लेती है, कस्टमर डिवाइड हो जाते हैं और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट्स भी क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो हर एक फर्म को इस बात का डर होता है कि मार्केट में कोई ना कोई न्यू फर्म एंटर करेगी और आपसे आपके कस्टमर को शेयर कर लेगी, मार्केट को शेयर कर लेगी। दिस इज़ द फर्स्ट फोर्स ऑफ 5 फोर्स मॉडल। द सेकेंड फोर्स इज बायर्स। द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इज़ अनदर फोर्स। बायर्स क्या करते हैं? हमेशा अच्छे प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी और कम प्राइजेस के लिए फर्म के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इज़ अनदर फोर्स ऑफ माइकल पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। थर्ड हम बात करें तो सप्लायर्स। जिस तरीके से बायर्स प्रेशर क्रिएट करते हैं वैसे ही सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर, सप्लायर भी अपनी बार्गेनिंग पावर से एक फर्म के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। सप्लायर्स रॉ मटेरियल के प्राइजेस को लेकर, उनकी क्वालिटी को लेकर, टाइम पे डिलीवरी को लेकर, इन सब चीज़ों से फर्म के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इससे फर्म की कॉस्ट फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, तो थर्ड फोर्स इज सप्लायर, द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। द फोर्थ प्रेशर इज राइवलरी। ठीक है, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म। जो इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं वो भी आपस में क्या करती हैं? कंपटीशन करती है, उनके बीच में राइवलरीज होती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब राइवलरी यानी जो कंपटीशन है वो कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल इंडस्ट्री की कम हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? राइवलरी। द राइवलरी इज अनदर फोर्स ऑफ माइकल पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। एंड द लास्ट फोर्स इज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। मार्केट में किसी न किसी तरीके से नए प्रोडक्ट्स का आ जाना जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट से रिप्लेस कर दे, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को स्विच कर दे, तो इस बात का डर हमेशा एक एग्जिस्टिंग फर्म को रहता है। दिस इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो दीज आर 5 फोर्सेस। एंट्रेंट के लिए हमने ई वर्ड यूज़ किया है, बायर्स के लिए बी, एस फॉर सप्लायर्स, एस फॉर सब्स्टिट्यूट्स एंड आर फॉर राइवलरी। ठीक है, RBSEs। दीज आर 5 फोर्सेस जो इंडस्ट्री की कंपटीशन, इंडस्ट्री के कंपटीशन के लेवल को, स्टेट ऑफ कंपटीशन को इफेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम एक एक करके इन फोर्सेस को डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट फोर्स ऑफ माइकल पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। जब तक इंडस्ट्री में एक सिंगल फर्म होती है, उस फर्म की मोनोपोली होती है, पूरे मार्केट पर उसकी कैप्चरिंग होती है, प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अर्न करती है, तो हमेशा फर्म्स को, एग्जिस्टिंग फर्म को इस बात का डर होता है कि अगर मार्केट में कोई न्यू फर्म आ जाएंगी तो न्यू फर्म्स के आने से प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, इवन
कम प्राइसेस पर सप्लाई बढ़ेगी और जो मार्केट शेयर है, जो मार्केट पोजीशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये फियर, ये थ्रेट हमेशा एग्जिस्टिंग फर्म को रहता है। दिस फियर और दिस प्रेशर इज कॉल्ड द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। The new entrants can reduce the profitability because they add new production capacity, leading to increasing supply of the product even at lower price, and can substantially erode existing firms' market share position. तो क्वेश्चन ये है कि जब हमें इस बात का डर रहता है कि कोई ना कोई न्यू फर्म आके हमसे हमारी मार्केट पोजीशन को छीन सकती है, ख़त्म कर सकती है, तो हम किस तरह से न्यू एंट्रेंट्स को रोक सकते हैं इंडस्ट्री में आने से। तो जिस तरीके से हम उन्हें रोक पाएँ, जिस तरीके से हम रोक सकें उन्हें, उन मेजर्स को बोलते हैं बैरियर्स टू एंट्री। तो यहाँ कुछ एंट्री बैरियर्स हैं जिनके यूज़ से मे बी 1 और 2 और कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके हम कोशिश कर सकते हैं कि एक नई फर्म को आने से रोका जाए। इन बैरियर्स को लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप 100% उन फर्म्स को एंटर होने से रोक लेंगे, नहीं, आप कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट में न्यू फर्म्स ना आए और आपकी मार्केट पोजिशन ख़त्म ना हो। ठीक है, तो दीज आर सम बैरियर्स टू एंट्री। द फर्स्ट बैरियर टू एंट्री इज़ कैपिटल रिक्वायरमेंट। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी फर्म जिनके पास में फंड अवेलेबल नहीं होता, इतने अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड नहीं होता, तो वो उस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो इनके प्लांट में ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ईजिली कोई भी एक नई फर्म इस इंडस्ट्री या मार्केट में एंटर नहीं कर पाती। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ द फर्स्ट बैरियर टू एंट्री, ये एक बैरियर का काम करता है। The another barrier is economies of scale। अगर एग्जिस्टिंग फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठा रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स वो बड़े लेवल पर काम कर रही है, बल्क में काम कर रही है, तो बल्क में काम करने पर हमें कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल बेनिफिट्स होते हैं जिनकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। इसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठाना। तो अगर एग्जिस्टिंग फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठा रही है तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, तो वो कम प्राइजेस पर भी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स अर्न कर सकती है। तो किसी भी न्यू फर्म के लिए, किसी भी नई फर्म के लिए एंटर होना उस इंडस्ट्री के अंदर मुश्किल हो जाएगा जब तक वो खुद उतने बड़े लेवल पर काम करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट ना उठाने लग जाए। जैसे इसका एग्जांपल है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जैसे इंटेल, IBM, हम इनके चिप की बात करें तो इनमें जो एग्जिस्टिंग फर्म है, जैसे IBM जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो इतने बड़े लेवल पर काम करती है कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। अगर कोई भी फर्म सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंटर करना चाहेगी तो शायद वो उस लेवल पर अपनी कॉस्ट को मेंटेन नहीं कर पाएगी जिस लेवल पर इंटेल और IBM में कर रखा है। इसलिए इजीली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंटर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट अ बैरियर to entry in the industry. The third barrier is product differentiation। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, आपका प्रोडक्ट हटके है, डिफ्रेंशिएशन के साथ, यूनिक फीचर के साथ में अगर आप मार्केट में अवेलेबल करवाते हो, जैसे पर्सनल केयर इंडस्ट्री या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करें, जैसे लैक्मे ब्रांड की बात करें, तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे वेराइटीज़ के साथ और बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन के साथ अवेलेबल है। डिफ्रेंशिएशन के लिए कॉस्ट लगती है, तो अगर कोई भी न्यू फर्म उस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती है, उस कॉस्ट पे अगर वो इस लेवल तक डिफ्रेंशिएशन कर पाएगी, इतनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, वाइड वेराइटीज़, यूनिकनेस के साथ प्रोवाइड कर पाएगी तो मार्केट में एंटर कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन भी क्या क्रिएट करता है, किसी भी नई फर्म के इंडस्ट्री में एंटर होने पर एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। द अनदर बैरियर इज स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को स्विच करके न्यू प्रोडक्ट पर शिफ्ट होना। इसका बेस्ट एग्जांपल है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम जब भी कंप्यूटर परचेज करते हैं हमारे माइंड में एक ही ऑप्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एंड दैट इज़ विंडो। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि विंडो को छोड़कर हम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाएं, क्योंकि हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्विच करना, एग्जिस्टिंग से न्यू पे जाना हमारे लिए ईजी ना हो, कन्वीनियंट ना हो, चाहे वो कॉस्ट के टर्म में हो, चाहे वो ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो प्रोडक्ट की जब स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है
तो कोई भी पर्सन इजीली एग्जिस्टिंग फर्म के प्रोडक्ट को स्विच नहीं करता। तो ऐसी इंडस्ट्री में किसी न्यू फर्म का आना कि उस न्यू फर्म के लिए न्यू फर्म का जो प्रोडक्ट होगा आप यानी कंज्यूमर उसे आप यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यूज़र की एग्जिस्टिंग यूज़र की स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई आ रही है, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नहीं छोड़ना चाहेगा। तो कोई भी फर्म इजीली उस इंडस्ट्री में एंटर, कोई भी न्यू फर्म उस इंडस्ट्री में इजीली एंटर नहीं कर पाएगी। तो हाई स्विचिंग कॉस्ट क्रिएट्स अ बैरियर टू एंट्री। द नेक्स्ट बैरियर इज ब्रांड आइडेंटिटी। अगर मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज है तो कोई भी फर्म उस ब्रांड इमेज को तोड़कर इजीली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेच पाएगी। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। अगर हम फ़ोन के बारे में बात करें तो एप्पल की बात कर सकते हैं, या हम शूज़ के बारे में बोलें तो नाइकी और पूमा, इनकी स्पेशली नाइकी की जो मार्केट में ब्रांड इमेज है, ठीक है। या इसका एक पुराना सा अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे आपके मॉड्यूल में दे रखा है कि 1970s जब जापान ने अमेरिका में अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को लॉन्च करने की कोशिश की थी, तो अमेरिकन्स के दिमाग में अमेरिकन कार्स को लेकर, उनकी ब्रांड इमेज को लेकर वो लोग इतना स्ट्रॉन्ग थे कि जापानीज़ कंपनीज़ को अपनी कार जैसे कि टोयोटा और इनको सेल करने के लिए बहुत बड़े लेवल पर प्रमोशनल एक्टिविटी करनी पड़ी थी। क्योंकि एग्जिस्टिंग ब्रांड इमेज को तोड़ के अपने प्रोडक्ट को सेल करना ये अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो मार्केट में अगर आपकी ब्रांड आइडेंटिटी है, ब्रांड इमेज है, तो कोई भी न्यू फर्म उस इंडस्ट्री में एंटर इजीली नहीं हो पाएगी। सो ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट अ बैरियर टू एंट्री फॉर न्यू एंट्रेंट। द अनदर बैरियर इज एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ है कि कोई भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर इजीली अपने प्रोडक्ट्स के डिलीवरी के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनके चैनल को एक्सेस नहीं कर पाता। तो जब आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही अवेलेबल नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट को सर्व कैसे करोगे, मार्केट तक कैसे पहुँचाओगे? तो एग्जिस्टिंग फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर स्ट्रॉन्ग एक्सेस किसी भी न्यू फर्म के लिए इंडस्ट्री में एंटर होने पर बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है। एंड द लास्ट बैरियर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन का मतलब ये होता है कि कभी कभी जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो इस पोजीशन में होती है कि वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर चुकी होती हैं, वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पर काम करती हैं, वो बड़े लेवल पर काम करती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज होती है। तो वो फर्म्स जब कोई नई फर्म मार्केट में एंटर करती है उसको एक बहुत ज़्यादा से अग्रेसिव रिएक्शन देती है। अग्रेसिव रिएक्शन कैसे? वो अपने प्राइजेस को सडन डाउन कर लेती है। तो आने वाली फर्म तो वैसे ही मार्केट से बाहर होनी है, या वो अपनी प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज़ को बहुत बड़े लेवल पर लॉन्च कर देती है क्योंकि वो इस पोजीशन में होती हैं। तो किसी भी न्यू फर्म के लिए इंडस्ट्री में एंटर करना मुश्किल हो जाता है जब एग्जिस्टिंग फर्म का रिएक्शन कैसा होता है, अग्रेसिव होता है। चाहे वो प्राइजेस को बहुत ज़्यादा कम करके, चाहे वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा के आने वाली फर्म को, एक न्यू फर्म को एंटर होने से रोक सकती है, ठीक है। तो ये कुछ बैरियर्स है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट लिस्ट बट दीज आर सम बैरियर्स टू एंट्री जो इस थ्रेड को फेस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक न्यू फर्म के, एक न्यू एंट्रेंट के इंडस्ट्री में आने से रोक सकते हैं। द नेक्स्ट फोर्स ऑफ माइकल पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर्स क्या करते हैं, लोअर प्राइजेस के लिए या बेटर सर्विसेज के लिए फर्म को प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, फर्म के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। दैट फोर्स इज कॉल्ड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। लेकिन बायर्स फर्म्स के ऊपर प्रेशर तभी क्रिएट कर पाएंगे जब ये सिचुएशंस एग्जिस्ट करेंगी। कौन कौन सी सिचुएशन? द फर्स्ट सिचुएशन, बायर्स हैव फुल नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, सर्विस, प्राइजेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर बायर को ये सारी जानकारी है तो वो क्या कर सकता है, फर्म के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है कि अगर आप कम प्राइस पे दे रहे हो प्रोडक्ट तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और से परचेज कर लूँगा या मैं इसका सब्सटीट्यूट परचेज कर लूँगा, ठीक है ना। तो बायर को अगर फुल नॉलेज है तो वो क्या क्रिएट कर सकता है, वो फर्म के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। द सेकेंड सिचुएशन इज बिग बायर्स।
हम छोटे मोटे बायर्स के बारे में बात नहीं कर रहे। एक फर्म के ऊपर प्रेशर तभी क्रिएट हो पाएगा जब बायर बल्क में, बड़े अमाउंट में सर्विसेज या गुड्स को परचेज कर रहा है। दैट मीन्स बायर्स आर बिग बायर्स। तभी तो वो प्राइजेस को कम करने के लिए, डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करने के लिए प्रेशर क्रिएट कर पाएगा। सो द सेकेंड सिचुएशन इज बिग बायर्स। द थर्ड सिचुएशन इज प्रोडक्ट इज नॉट क्रिटिकल टू बायर एंड सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। बायर्स फर्म के ऊपर तभी प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे जब फर्म का प्रोडक्ट बायर के लिए क्रिटिकल नहीं है, क्रूशियल नहीं है। दैट मीन्स बायर्स उस प्रोडक्ट के बिना भी काम चला सकते हैं, या मार्केट में उस प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो आप फर्म को क्या कर सकते हो, प्रेशराइज कर सकते हो कि अगर आप कम प्राइस पर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो नहीं तो हम दूसरे प्रोडक्ट्स या सब्स्टिट्यूट्स को परचेज कर लेंगे। तो ये प्रेशर तभी क्रिएट हो पाएगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स तभी क्रिएट हो पाएगी जब फर्स्ट बायर को फुल नॉलेज होगी अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्राइजेस, वो बिग बायर्स होंगे और फर्म का प्रोडक्ट बायर के लिए क्रिटिकल नहीं है और उस प्रोडक्ट के मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। द नेक्स्ट फोर्स ऑफ माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। जैसे बायर्स फर्म के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, वैसे सप्लायर्स भी फर्म के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। कैसे? सप्लायर्स रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइजेस को लेकर, टाइम पर डिलीवरी को लेकर, क्वालिटी को लेकर वो कहीं ना कहीं फर्म के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। अल्टीमेटली फर्म की जो कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट होती है और इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन सप्लायर्स भी फर्म्स को तभी प्रेशराइज कर पाएंगे जब इंडस्ट्री में, जब मार्केट में ये फीचर्स होंगे। कौन कौन से फीचर्स होंगे? द फर्स्ट फीचर, फर्स्ट फर्म के लिए वो रॉ मटेरियल, सप्लायर जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है वो मटेरियल उस फर्म के प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सप्लाई के लिए क्रिटिकल होना चाहिए, क्रूशियल होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए और मार्केट में उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में सप्लायर क्या करेगा? अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाएगा और प्राइजेस को लेके बार्गेनिंग करेगा। द सेकेंड इज़ हाई स्विचिंग कॉस्ट। फर्म के लिए उस एग्जिस्टिंग मटेरियल को छोड़कर किसी दूसरे मटेरियल की तरफ जाना, दूसरे मटेरियल, रॉ मटेरियल को परचेज करना इजी नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, यानी उसकी स्विचिंग कॉस्ट क्या आ रही है? हाई आ रही है। तो इस केस में जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है वो क्या करेगा? वो अपनी मनमानी करेगा, अकॉर्डिंगली प्राइस चार्ज करेगा और फर्म के ऊपर क्या क्रिएट करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। द लास्ट सिचुएशन इज सप्लायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन देयर बायर्स। सप्लायर्स ने क्या कर रखा है? ग्रुपिंग कर रखी है। आप किसी भी सप्लायर के पास ले जाओ, वो सेम प्राइस पर रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाएगा। दैट मीन्स सप्लायर्स बायर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, वो इकट्ठे हैं, उनकी प्राइस और आउटपुट पॉलिसी सेम है। आप उनको नहीं तोड़ पा रहे हो, आप किसी भी सप्लायर से परचेज करने चले जाओ, आपको वो सेम प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएंगे। तो इस केस में सप्लायर क्या क्रिएट कर पाएंगे? फर्म के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे, फोर्स क्रिएट कर पाएंगे। कब क्रिएट कर पाएंगे? फर्स्ट, जब सप्लायर का प्रोडक्ट क्रिटिकल है, सप्लायर के प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, सप्लायर के प्रोडक्ट को स्विच करना आपकी कॉस्ट को बढ़ा देता है, और लास्ट, सप्लायर्स अपने बायर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो इस केस में सप्लायर्स क्या कर पाएंगे? फर्म के ऊपर एक फोर्स क्रिएट कर पाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। The next force of Michael Porter's 5 force model is nature of rivalry in the industry. किसी भी इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग फर्म के बीच में कंपटीशन की इंटेंसिटी जितनी हाई होगी, जितना टफ कंपटीशन होगा, उतनी ही उस इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी लो होती जाएगी। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए, अपने कस्टमर्स को रोकने के लिए कहीं ना कहीं अपने प्राइजेस को कम करेंगी, और प्राइजेस को कम करना ओवरऑल इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को लो कर देता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, रिलायंस जियो के आने के बाद में, जियो के आने से पहले एयरटेल के प्राइजेस की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा से हायर कॉल रेट्स चार्ज करता था। लेकिन जियो के आने के बाद में, क्योंकि सारी फर्म्स को, उस इंडस्ट्री की, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की सारी फर्म्स को अपने आप को सर्वाइव करवाना था, इसलिए सबने अपने प्राइजेस को क्या किया? अपने कॉल रेट्स को, अपने डेटा पैकेजेस को
कम रेट पर अवेलेबल करवाया, लेकिन इससे अल्टीमेटली इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट आया, पूरी इंडस्ट्री, पूरी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गई, लो हो गई, और जो कंपटीशन है वो बहुत टफ हो गया। दिस अ कट थ्रोट कंपटीशन एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो राइवलरी क्या करती है, से इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी इन एन इंडस्ट्री इज अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी हम ये बोल सकते हैं, द मोर द इंटेंस द राइवलरी, राइवलरी जितनी ज़्यादा इंटेंस होगी, लेस अट्रैक्टिव द इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं, से राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स टेंड्स टू बी कट थ्रोट एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी लो व्हेन, यानी ये वो सिचुएशन है जब एग्जिस्टिंग फर्म के बीच में कंपटीशन बहुत टफ रहेगा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगा और प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाएगी, जब फर्स्ट इंडस्ट्री हैज़ नो क्लियर लीडर, कोई लीडर नहीं होगा ये समझाने के लिए कि प्राइस और आउटपुट पॉलिसी कॉमन होनी चाहिए, तभी अल्टीमेटली इंडस्ट्री को प्रॉफिट होगा। कोई लीडर नहीं है, कॉम्पिटिटर्स आर न्यूमरस, बहुत सारे कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली अपने आप को उस इंडस्ट्री में मेंटेन करने के लिए, अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए कंपटीशन भी क्या करना पड़ेगा, टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। हाई फिक्स्ड कॉस्ट, उस इंडस्ट्री में फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, हाई है। फिक्स कॉस्ट हाई होने से क्या होता है कि हम उस इंडस्ट्री को छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, एयरलाइन इंडस्ट्रीज़, अब प्लेन तो उन्होंने परचेज कर लिए ना, फिक्स कॉस्ट तो लग चुकी और हाई फिक्स कॉस्ट लग चुकी। अब मान लीजिए कस्टमर्स नहीं है, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करना होगा, टैरिफ को, फेयर को कम करना पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ के जो टिकट्स हैं आजकल, फेयर्स हैं, वो बहुत कम प्राइस पर अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो लग चुकी ना, फिक्स कॉस्ट लग चुकी है। अब आपको अगर सर्वाइव करना है उस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको अपनी प्राइजेस को कम करके और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना होगा, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होगा। तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड अल्टीमेटली पूरी एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ऐसे इंडस्ट्री जहाँ हाई फिक्स कॉस्ट होती है, वहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है और प्रॉफिटेबिलिटी लो होती है। हाई एग्जिट बैरियर, सेम एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं। अगर आपके एग्जिट करने पर बैरियर्स लगे हैं, बैरियर्स कैसे लगे हैं, आपने प्लांट मशीनरीज परचेज कर ली, वो प्लांट और मशीनरी इतनी यूनिक है कि किसी भी दूसरे काम में नहीं आ सकती। अगर आप उसे सेल भी करते हो तो जो रिलीज़ होगा वो इतना ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो पाएगा कि आप अपना दूसरा सेटअप लगा सको। आपको नहीं चाहते हुए भी उस इंडस्ट्री में कंटिन्यू करना होगा। अब कंटिन्यू तो करना है, कैसे करें? अल्टीमेटली प्राइजेस को कम करना पड़ेगा ताकि हम अपने कंज्यूमर्स को रोक सकें, अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकें। और प्राइजेस को कम करने की वजह से अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम इंडस्ट्री को छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि हमने जो प्लांट मशीनरीज और सेटअप कर रखे हैं उनका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, और उनको सेल करने पर भी हमें कुछ ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगा। हमें नहीं चाहते हुए भी उस इंडस्ट्री में कंटिन्यू करना होगा। कैसे? प्राइजेस को कम करके। अल्टीमेटली प्रॉफिट मार्जिन्स कम होने हैं, कंपटीशन टफ होना है और लो प्रॉफिटेबिलिटी। तो एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़, हम ये सब इन दोनों एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ की फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होती है और यही इनके लिए एक एग्जिट बैरियर का भी काम करती है। ठीक है, देन इफ़ देयर इज़ अ लिटिल प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, आप इंडस्ट्री में सारी फर्म के प्रोडक्ट कॉमन हैं, सेम है, यानी कि आप किसी भी सप्लायर से परचेज़ करोगे, किसी भी शॉपकीपर से परचेज़ करोगे, आपको लगभग सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस केस में अगर आप अपना मार्केट शेयर बचाना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं प्राइजेस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और प्राइजेस को कम करने का मतलब अल्टीमेटली इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी का लो होना। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन का फीचर होता, यूनिक फीचर है, तो आप उसके लिए हायर प्राइस चार्ज करोगे और कंज्यूमर वो प्रोडक्ट परचेस करेगा, क्योंकि उस फीचर्स के प्रोडक्ट दूसरे सप्लायर्स के पास में अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपका प्रोडक्ट तो कॉमन है, सबके पास अवेलेबल है। तो अगर आप खुद अपने आप को मार्केट में बचाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को क्या करना होगा, दूसरे सप्लायर से कंपैरिजन में कम करना होगा। एक प्राइस वॉर छिड़ जाएगा और अकॉर्डिंगली कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड रिजल्ट इन लो प्रॉफिटेबिलिटी। द लास्ट सिचुएशन, द स्लो ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्री। पहले ही इंडस्ट्री में कोई क्लियर लीडर नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है और इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट भी स्लो है।
अब हर सप्लायर को, हर पर्सन को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री की स्लो ग्रोथ रेट की वजह से हर सप्लायर को, हर पर्सन को कहीं ना कहीं इंटेंस राइवलरी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे भी मार्केट में रहना है। तो अपने मार्केट में अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं उसे प्राइजेस को बहुत डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। और कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा, बहुत टफ रहेगा, और इंडस्ट्री तो ग्रोथ भी नहीं कर रही है। तो एक तरफ तो प्राइजेस डाउन हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट भी स्लो है, तो क्या देखने को मिलेगा, ओवरऑल लो प्रॉफिटेबिलिटी इन दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री। तो ये सारे सिचुएशन है। इन सारी सिचुएशन में एक इंडस्ट्री में कंपटीशन का लेवल कट थ्रोट होगा और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, लो हो जाएगी। दैट इज द सेकेंड लास्ट फोर्स ऑफ माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, द नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। द लास्ट फोर्स ऑफ माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल इज द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। एक एग्जिस्टिंग फर्म को हमेशा ये एक डर होता है, एक थ्रेट होता है कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आके जो सिमिलर फीचर्स के साथ में होगा या एडवांस फीचर के साथ में होगा और आपके प्रोडक्ट को मार्केट से आउटडेटेड कर देगा, बाहर कर देगा। सब्स्टिट्यूट्स का आना किसी भी फर्म के लिए हमेशा क्या रहता है, एक थ्रेट रहता है, ठीक है, और एक प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल कि डिजिटल कैमराज आने के बाद में रियल कैमरास मार्केट से पूरी तरीके से आउटडेटेड हो गए, तो एक नया प्रोडक्ट आ गया। प्लस आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें ही इतने अच्छे मेगापिक्सल्स के कैमरास अवेलेबल हैं कि कैमरास की रिक्वायरमेंट ही कंज्यूमर्स के लिए क्या हो गई, कम हो गई। तो रियल कैमरास को मार्केट में डिजिटल कैमरास ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो जो कंपनीज जो रियल कैमरास बनाती थी लाइक नोकिया, कैनन, फुजी फिल्म, ये सब किस में आ गई, इन सब ने अपने आप को चेंज किया और ये भी डिजिटल कैमरास के लाइन में आ गई। अगर ये नहीं आती तो ये कंपनीज मार्केट से क्या हो जाती, बिल्कुल आउट हो जाती। तो एक फर्म के ऊपर सब्स्टिट्यूट्स का आना हमेशा क्या क्रिएट करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक थ्रेट क्रिएट करता है, एंड दैट इज़ द माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल्स लास्ट फोर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट।